हम और आप जीतेंगे। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे साथियों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा कक्षा में विलंब हुआ है। एक बार अब मुझे अब बता दीजिएगा, आप सभी तक मेरी आवाज आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो जुड़ने वाले सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल पर। चलेगा प्यारे साथियों, अब बिल्कुल आप सभी तक आवाज आ रही है। एक बार आप सभी वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा और अपने सभी साथियों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। आज का यह सत्र बेहद रोचक और महत्वपूर्ण है, जहां प्रश्न भले ही विगत भर्ती परीक्षाओं के हैं, लेकिन इन प्रश्नों के माध्यम से हम प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। शैक्षिक परिदृश्य का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है मुख्य शिक्षक भर्ती परीक्षा तृतीय श्रेणी में। आपकी तैयारी को और मजबूत आयाम और आधार प्रदान करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं इस महामैराथन कक्षा में, जिसमें मैं आपकी बात करने वाला हूं शैक्षिक परिदृश्य की। मेरे पीछे लगी हुई प्यारी सी थीम आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिएगा प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है एक बार पुनः हृदय की अनंत गहराइयों से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो चर्चा करते हैं आज की सीरीज के प्रश्नों के साथ। क्या कहते हैं आज की सीरीज के ये बेहद रोचक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या रहते हैं उनके जवाब? मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। तो चलिएगा चर्चा की आज की कड़ी की हम शुरुआत करते हैं। क्या आज की सीरीज के बेहतरीन प्रश्न हैं और क्या आपके जवाब कहते हैं? तो मेरे साथ आप भी इस सत्र को बड़ा रोचक अपनी गौरव में उपस्थिति के साथ बनाइएगा। चलिए पहले प्रश्न से मैं बात करता हूं और पहला इस सीरीज का प्यारा सा प्रश्न क्या बात कर रहा है, देखिएगा। आरटी एक्ट अधिनियम 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवस और शैक्षणिक घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? शैक्षणिक जो घंटे हैं उनके न्यूनतम जो संख्या पूछ रहा है वो कितनी होगी, ये आपको बताना है। क्या 210 कार्य दिवस 1000 घंटे, 200 कार्य दिवस 800 घंटे, 200 कार्य दिवस 1000 घंटे, या फिर 210 कार्य दिवस 600 घंटे? अब प्रश्न एग्जामिनर पूछ रहा है, इसलिए हम यहाँ याद रखेंगे ये बात अधिनियम की कौन सी धारा बात करती है। ये बात अधिनियम की धारा बात करती है, थोड़ा समझना। 25 और 25 में जो बात की जाती है वो शिक्षक और छात्र के अनुपात की बात की जाती है। शिक्षक और छात्र के अनुपात की जो बात, रेशो की बात जो करती है वो कौन सी अधिनियम की धारा करती है? और अधिनियम की धारा करती है 25। अगर एग्जामिनर हमसे पूछे कि धारा 25 कौन से अध्याय में आती है, तो हमारा जवाब होगा अध्याय 4। और अध्याय 4 का नाम क्या है? तो विद्यालय और शिक्षक। विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्वों की बात यहाँ अध्याय किस में की जाती है? अध्याय 4 में की जाती है। शिक्षकों के उत्तरदायित्वों की बात की जाती है। एग्जामिनर फिर हमसे प्रश्न पूछेगा कि अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय कौन सा है, सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो अध्याय है वो आपके 4 है। अब ये बात करते हैं अधिनियम की धारा 25 में ये बात की जा रही है। हम सब जानते हैं कौन से स्तर पर पूछ रहा है, तो स्तर पूछे वो आपसे कौन सा? तो मेरे लाडलो वो प्राथमिक स्तर पूछे। प्राथमिक स्तर पर हमारे जो कार्य दिवस होंगे वो कितने होंगे? तो 200 कार्य दिवस होते हैं प्राथमिक स्तर पर। और घंटे पूछे तो कितने होते हैं? 800। अब आपसे बात करें दिवस तो कितने होते हैं? 200। और घंटे पूछे तो कितने होते हैं? 800। अब यही एग्जामिनर हमसे क्या बात करे? उच्च प्राथमिक स्तर की बात करे। कौन से स्तर की बात करे? उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें। और उच्च प्राथमिक स्तर पर जो कार्य दिवस हमारे होते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस 220 होते हैं। और घंटे पूछे तो कितने होते हैं? तो याद रखना घंटे पूछे तो 1000 होते हैं। चलिएगा कितने होते हैं? 1000 होते हैं। उत्तर क्या रहेगा? प्राथमिक स्तर पर 8,
यानी कि कितने 200 और 800 घंटे यहाँ होते। अब इस धारा से और क्या बात पूछ सकता है, अगर एग्जामिनर ये पूछे प्राथमिक स्तर पर, कौन से स्तर पर मेरे लाडलो, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक अनुपात क्या होगा, शिक्षक छात्र अनुपात पूछे, शिक्षक और छात्र अनुपात पूछे तो आपका जवाब हो जाएगा कितना, तो यहाँ प्राथमिक स्तर पर 30 बालकों पर एक अध्यापक होगा। अगर वो बात करें अपर प्राइमरी या उच्च प्राथमिक स्तर की, कौन से स्तर की गुरुजी, उच्च प्राथमिक स्तर की, तो यहाँ जो अनुपात आपके रहने वाला है वो अनुपात क्या रहेगा, वो अनुपात रहेगा 35:1। कितना रहेगा, 35:1। अगर एग्जामिनर ये भी पूछे कक्षा में दोनों ही स्तरों पर 200 प्लस बालक हैं तो कितने यानी कि अनुपात रहेगा, तो रहेगा 40:1। ये कुछ प्रश्न थे जो इस टॉपिक से बन सकते थे, जिनकी मैं आपसे बात करूंगा, और जो आपका जवाब पहले ही प्रश्न का आपने बिल्कुल राइट जवाब दिया है और वो विकल्प आपके भी होने वाला है। ये बातें आपको ध्यान करके जानी है। तो अगले इस सीरीज के एक बेहद रोचक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। क्या कहता है इस सीरीज का ये प्यारा सा प्रश्न, आपसे देखिएगा। आरटी एक्ट अधिनियम 2009 की धारा कौन सी पूछी है, 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से कौन से कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। आरटी एक्ट अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार एक शिक्षक कौन से कार्य में नहीं लगाया जा सकता, क्या पूछा है ये, तो क्या आपदा प्रबंधन में लगाया जाएगा, पंच पोलियो अभियान में लगाया जाएगा, 10 वर्षीय जनगणना या चुनाव संबंधी कार्य। 27 की बात कर रहा है, बड़ा प्यारा प्रश्न है। आपके जवाब भी मेरे साथ आने लग गए और आप कह रहे हैं सर पंच पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जाएगा, पंच पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जाएगा। यदि एग्जामिनर आपसे बात करे कि एक अध्यापक नवीनतम शिक्षा नीति के अनुसार, कौन सी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नवीनतम शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, नवीनतम शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अध्यापक केवल और केवल कौन सा कार्य करेगा, निर्वाचन संबंधी कार्य करेगा। केवल कौन से कार्य करेगा, निर्वाचन संबंधी कार्य करेगा। आपदा संबंधी कार्यों में लगाया जा सकता है, लेकिन याद रखना इसमें अध्यापक सहयोग कर सकता है। क्या कर सकता है, सहयोग कर सकता है। और ये भी बात कौन से, अब पूछ सकता है ये बात कौन से अध्याय में की गई है, आपका जवाब होगा मेरे लाडलो अध्याय नंबर 4 में। और अध्याय 4 में यह बात 12 से लेकर कितनी कुल धाराएं हैं, 28, 12 से लेकर कुल कितनी धाराएं, 28, जिसमें कौन सी धारा बात करती है, 27 आपसे बात करती है। और 28वीं धारा एक शिक्षक के ट्यूशन कार्य पर रोक लगाती है। कौन से कार्य पर, आपको याद रखे जाना है, अध्यापक के निजी ट्यूशन पर रोक लगाती है। कौन सी धारा, तो आपकी धारा कौन सी, तो याद रखना आपकी धारा कौन सी, आपकी यानी कि 28। लेकिन एग्जामिनर और भी चीज पूछे तो यहाँ याद रखना धारा 12, और धारा 12 में कितने % सीटें हैं, थोड़ी देर यहाँ ध्यान देते, अध्याय 4 को समझते हैं आप लोग। यहाँ अध्याय 4 की धारा 12, 25% सीटों पर कक्षा 1 की किनको प्रवेश दे रही है, कमजोर और असुविधाग्रस्त को। कमजोर और कौन से वर्ग को, असुविधाग्रस्त को यहाँ पर क्या दे रही है, प्रवेश। लेकिन धारा 13 में बात की जा रही है प्रवेश की प्रक्रिया की। किसकी बात की जा रही है, प्रवेश की प्रक्रिया की बात की जा रही है। प्रवेश पर यहाँ शुल्क लेने पर लिए गए शुल्क का 10 गुना लेंगे और परीक्षा लेने पर 25,000 का जुर्माना लेंगे। धारा 14 में बात की जा रही है दस्तावेजों से प्रवेश के दौरान मुक्ति की। अब बातों को समझना, यहाँ दस्तावेजों से मुक्ति जो प्रदान करेगी वो कौन सी धारा आपकी कर रही है, 14। लेकिन अगर वो बात करे 15 तो ये कह रही है कि सत्र के बाद भी बालक को क्या देंगे, प्रवेश। सत्र के बाद प्रवेश देने की बात, अंतिम तिथि के बाद प्रवेश देने की बात कौन सी धारा कह रही है, तो आपकी 15। लेकिन बालक को फेल नहीं करेंगे, बालक को क्या नहीं करेंगे, फेल नहीं करेंगे, रोका नहीं जाएगा। अब संशोधन हो गया है, बालक को फेल करेंगे। लेकिन धारा 17 जो बात कह रही है बालक को शारीरिक और मानसिक रूप से, मेरी बातों को ध्यान से समझना,
शारीरिक रूप और मानसिक रूप से यानी कि प्रताड़ित या दंड नहीं दिया जाएगा और कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के नहीं स्थापित किया जाएगा। मान्यता प्रदान करने की बात कह रही है 18, लेकिन मान और मानकों की बात आपसे कौन सी धारा कह रही है? आपसे धारा कह रही है 19। लेकिन मान और मानकों में सुधार, इस सत्र को मैं रोचक आपके बनाने वाला हूं। ये कक्षा हमारे तृतीय श्रेणी अध्यापक यानी कि क्या है, पेपर के लिए पर्याप्त है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। दिल थाम के बैठिएगा। इसलिए धारा 21 जो आपकी बात करती है वो एसएमसी के गठन की बात करती है और धारा 22 में बात की जाती है एसएमसी विद्यालय के विकास की क्या बनाएगी? विद्यालय के विकास की योजना बनाएगी। क्या बनाएगी? विद्यालय के विकास की योजना। और योजनाओं की बात की जा रही है कौन सी धारा में? 22 में। लेकिन 23 में आपके शिक्षक बनने की योग्यताओं की बात की जा रही है। किन की बात की जाती है? शिक्षक बनने की योग्यताओं की बात कौन सी धारा में की जाती है? थोड़ा समय में इस टॉपिक को समझाने में आपके लूंगा। और धारा 24 में जो आपके बात की जाती है वो शिक्षक की शिकायतों का निवारण किया जाता है। शिकायतों का हम शिक्षक की क्या करेंगे? निवारण करेंगे। क्या करेंगे? निवारण करेंगे। लेकिन धारा 25 में जो आपके बात की जाएगी वो शिक्षक और छात्र के अनुपात की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? अनुपात की बात की जाएगी। और 26 में जो स्वीकृत पद है उन पदों का 10% खाली नहीं रहेगा। कुल पदों की सीटें जो हैं वो खाली नहीं रहेंगी। लेकिन 27 में आपके बात आ गई, किसकी बात की जा रही है? 3 कार्यों में लगाएंगे। और 28 पे बात की जा रही है कि ट्यूशन पर रोक लगाएंगे। ये अध्याय 4 था जो हमने बड़े सहजता से, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिएगा इस सत्र में आगे चलने की। क्या कह रहा है इस सीरीज का प्यारा सा प्रश्न? बड़े रोचक प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। ना केवल कॉन्सेप्ट को समझेंगे बल्कि आने वाले प्रश्नों पे भी फोकस करेंगे। अगले प्रश्न पर मैं आपकी बात करता हूं। क्या कह रहा है इस सीरीज का ये मेरा रोचक और शानदार प्रश्न? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 संशोधित के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन निम्नलिखित में से मिलकर होगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन निम्न में से किसके साथ मिलकर होगा? तो पहली में बात कह दूं, गठन की बात कह दूं तो अधिनियम की, किसकी? अधिनियम की एक धारा है और अधिनियम की धारा कौन सी है? 33। अब प्रश्न ये पहले पूछा जाए कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन अधिनियम की कौन सी धारा में होगा? आपका जवाब होगा धारा 33 में होगा। लेकिन वो फिर आपसे पूछे, इसमें आपसे फिर वो बात करे कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन कौन से अध्याय में होगा, कौन से अध्याय में इसके गठन की बात होगी? तो अध्याय हमारा हो जाएगा 6। अब एग्जामिनर फिर हमसे प्रश्न पूछे, अध्याय 6 का क्या नाम होगा मेरे राजाओं? अध्याय 6 का नाम होगा यानी कि बालकों के अधिकार। बालकों के क्या होंगे? बालकों के अधिकार और उनका क्या होगा? संरक्षण। बालकों के अधिकारों का क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा। अब और चीज आपको समझाऊं, यदि एग्जामिनर ये पूछे कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है 33 में, लेकिन इसके जो सदस्य होंगे उन सदस्यों का कार्यकाल जो होगा, सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा? तो सदस्यों का कार्यकाल रहने वाला है कितना? तो मेरे लाडलो 2 वर्ष। कितना रहने वाला है? 2 वर्ष। अब एग्जामिनर पूछ रहा है कितने सदस्य मिलकर होंगे? क्या एक अध्यक्ष होगा? अब प्रश्न बना इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो आपका जवाब होगा इसका जो अध्यक्ष बनेगा गुरुजी वो होगा भारत का शिक्षा मंत्री। भारत के कौन होंगे? भारत के शिक्षा मंत्री। किसके अध्यक्ष होंगे? तो आपका जवाब बनेगा किसके होंगे? तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के। और इसमें कुल सदस्य कितने? कुल सदस्य यानी कि सदस्यों की ही संख्या पूछे तो आपका जवाब हो जाएगा 14। अगर कुल पूछे तो संख्या 15 हो जाएगी। अब विकल्प देख लीजिएगा, एक अध्यक्ष और 14 सदस्य। बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी का भी बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन एग्जामिनर और एक चीज पूछे, और वो चीज क्या पूछे कि राज्य सलाहकार परिषद, कौन सा परिषद? राज्य सलाहकार परिषद। राज्य सलाहकार परिषद का गठन
परिषद का गठन अधिनियम की कौन सी धारा करती है? तो धारा करती है कौन सी? 34। कौन सी धारा करती है? 34। और उसमें भी एक अध्यक्ष होता है और 14 क्या होते हैं? सदस्य। तो आप मेरी बातों को समझे होंगे। अगले प्रश्न पर अब हम चलते हैं। चलिएगा प्यारे साथियों, क्या कह रहा है इस सीरीज का ये प्यारा सा और रोचक महत्वपूर्ण प्रश्न। चलेगा, क्या कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अधिनियम 2009 के अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है। विद्यालय और जिम्मेदारियों का वर्णन है तो अध्याय 1 में है क्या? अध्याय 3 में है क्या? अध्याय 4 में है या अध्याय 2 में? तो विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारी मैं बात करूं पहले ही अध्याय से, तो गुरुजी पहले अध्याय का नाम तो आपके क्या है? प्रारंभिक भूमिका। क्या नाम है? प्रारंभिक भूमिका नाम है पहले अध्याय का। और पहले अध्याय में धारा पूछे तो धारा 1 और 2 है। एक में तो गुरुजी नाम है इसका, और दूसरे में क्या है? दूसरे में है अधिनियम में प्रयुक्त शब्दावली। क्या है? अधिनियम में प्रयुक्त शब्दावली। तो ये वाला तो नहीं है। तीसरे अध्याय का जो नाम है वो नाम है आपके कौन सा? तो स्थानीय सरकार। कौन सी सरकार? स्थानीय सरकार। और फिर इसके बाद में क्या है? स्थानीय सरकार के बाद में प्राधिकारी है। क्या है? प्राधिकारी है। और यानी कि उनके कार्य हैं। उनके क्या है? कार्य और कर्तव्य। और इसमें जो धारा आ जाएंगी वो धारा आ जाएंगी 6 से लेकर के कितने तक? इसमें जो धारा आ जाएंगी 6 से 11 तक। 6 से लेकर कितने तक? 11 तक। अगर वो बात करें 4 का नाम है विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व। विद्यालय एवं शिक्षकों के क्या है? विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व। शिक्षकों के उत्तरदायित्व की बात की जा रही है। अगले एक प्रश्न में मैंने आपको अध्याय 4 को समझाया था, और अध्याय 4 में आपकी जो धारा आएंगी वो 12 से लेकर 28 तक आएंगी। अगर एग्जामिनर हमसे पूछे अध्याय 2 में, और 2 का नाम है निःशुल्क एवं कैसी शिक्षा? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क एवं कैसी शिक्षा? अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में बात की जाए तो आपके कितने यानी कि धारा आती है? तो धारा 2 से लेकर के धारा 3 से लेकर के 5 तक। 3 से लेकर 5 तक। यदि एग्जामिनर हमसे और भी पूछे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, अगर वो पूछे अध्याय 5 का नाम क्या है, आपका जवाब होगा अध्याय 5 का जो नाम है वो नाम है पाठ्यक्रम निर्माता। इसका राइट आंसर तो क्या रहेगा? विकल्प आपके सी रहेगा। अब इसका अगला जो 5वां अध्याय वो पूछे पाठ्यक्रम निर्माता क्या है? पाठ्यक्रम निर्माता और उनके अधिकार। पाठ्यक्रम निर्माता और उनके क्या हैं? अधिकारों की बात की गई है। लेकिन आपसे बात करें अध्याय कौन से बात कर रहा है? अध्याय आपके 6, और अध्याय 6 में बालकों के अधिकार। किनके अधिकार? बालकों के क्या हैं? बालकों के अधिकार हैं। बालकों के क्या हैं? अधिकार। और उनका क्या है? उनका है संरक्षण। उनका क्या है? संरक्षण। और इनमें बात की जाए
29 और 5वें में कितनी धाराएं हैं 30, और यहाँ बात की जाए 31 से लेकर कितनी है, तो आपका जवाब होगा 34। लेकिन वो पूछे अध्याय अगला, और अध्याय 7 का नाम है प्रकीर्ण, यानी कि विविध, यानी कि अन्य महत्वपूर्ण बातें। और प्रकीर्ण आपका अध्याय कौन सा है 7, और इसमें धारा आपके 35 से लेकर के 39 तक है। लेकिन एक और प्यारा प्रश्न बनेगा, अधिनियम में मूल रूप से धारा, प्रश्न बनेगा मूल रूप से धारा, और मूल रूप से धारा कितनी है, आपका जवाब रहेगा 38। मूल रूप से धारा कितनी है 38। अध्याय कितने हैं, आपका जवाब रहेगा 7, आपका जवाब रहेगा 7। अनुसूची कितनी है, आपका जवाब रहेगा अनुसूची है 1। अनुसूची कितनी है, तो 1। आपसे वो पूछे अधिनियम संपूर्ण देश में लागू कब हुआ, यही प्यारा प्रश्न है। अधिनियम संपूर्ण देश में लागू कब हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को। आपसे पूछे संपूर्ण देश में इसकी, यानी कि राजस्थान में नियमावली कब लागू हुई, ये भी वो पूछ सकता है। तो राजस्थान में जो नियमावली है, राजस्थान में नियमावली इसकी कब जारी होती है, नियमावली जारी होती है 1 अप्रैल, यानी कि कब 1 अप्रैल और आपके 2011 को। अब आपसे और भी कोई चीज पूछेगा उसकी बात मैं आगे करूंगा, लेकिन सबसे पहले इससे पेश किया गया, कहां पेश किया गया, आपका जवाब होगा भारतीय संसद में। वहां से पेश किया गया इसे कहां, तो आपके लोक यानी कि राज्यसभा में। कहां पेश किया गया, राज्यसभा में, और उसके बाद लोकसभा में। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली, और फिर इसकी जारी होगी अधिसूचना। ये बातें भी पूछ सकता है। तो चलिए प्रश्न का उत्तर क्या रहा, विकल्प आपके सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या इस सीरीज का अगला प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिएगा, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग में आते हैं, ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित हैं, ये परिभाषा कौन से प्रकार के बालकों की है, तो बताइए। विशिष्ट पिछड़ा वर्ग के बालक हैं, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल में आने वाले हैं, आर्थिक बैकवर्ड पिछड़े बालक हैं, असुविधाग्रस्त या वंचित समूह के बालक हैं। कौन से वाले होंगे, आपका जवाब क्या रहेगा। आप भी मेरे साथ जवाबों को साझा कर रहे हैं, और विकल्प कौन से के साथ जा रहे हैं, विकल्प आपके डी के साथ जा रहे हैं। लेकिन प्यारे साथियों, एग्जामिनर ये पूछे, यानी कि असुविधाग्रस्त शब्द का उल्लेख अधिनियम की कौन सी धारा में किया गया है, उल्लेख किया गया है 2 में, और 2 में यदि वो बात करें तो 2 की उपधारा कौन सी, 4 में, और उपधारा 4 में किसका उल्लेख किया गया है, असुविधाग्रस्त का। अगर एग्जामिनर ये भी चीज पूछे कि बेबालक जो भौगोलिक, बेबालक जो भौगोलिक, बेबालक जो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से अन्य बालकों से अन्य होते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से वेशभूषा या बनावट में अन्य से अलग होते हैं, वो भी किसमें आ जाते हैं, आपका जवाब रहेगा असुविधाग्रस्त में। लेकिन वंचित वर्ग, मैं कहूं सरकार के द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, उन सुविधाओं से बालक का यानी कि वंचित रह जाना, सुविधाओं का बालक को ना मिल पाना, नहीं लाभ उठा पाना, किसके अंतर्गत आ जाएगा, असुविधाग्रस्त के अंतर्गत आ जाएगा। एग्जामिनर का अगला प्रश्न क्या होगा, वो आप ध्यान से सुनिए। इनमें से असुविधाग्रस्त बालक की श्रेणी में किस प्रकार के बालकों को शामिल किया जाता है, असुविधाग्रस्त बालकों की श्रेणी में कौन कौन से बालक यहाँ आते हैं, तो वो आप ध्यान से सुनना। पहली जो आपसे वो बात करेगा, असुविधाग्रस्त बालकों के अंतर्गत कैसे बालक आते हैं, तो याद रखना आपका जो जवाब बनेगा वो बनेगा कौन सा, तो वो बनेगा 1, यानी कि युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में वीर गति को, युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त, यानी कि सैनिक की संतान,
सैनिक की संतान, युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त सैनिक की संतान। दूसरा आपके बनेगा यानी कि HIV, HIV एवं कैंसर से पीड़ित माता पिता की संतान, HIV एवं कैंसर से पीड़ित माता पिता की संतान। फिर आपके अगला जो बनेगा वो आपके बनेगा HIV यानी कि कैंसर और इससे पीड़ित संतान। मैं आपकी बात करूं वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, असुविधाग्रस्त के अंतर्गत आ जाएगा। और यही याद रखना एक वर्ग और है, और वो कौन से की बात कर रहा है, वंचित वर्ग की बात वो कर रहा है एग्जामिनर। और यहाँ वंचित वर्ग की बात करूं, वे बालक या उन अभिभावकों की संतान जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होती है, वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होती है, वो इस वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। मैं बात करूं एक और वर्ग है जो इसमें ही आता है, वो है कमजोर वर्ग। और कमजोर वर्ग में मैं आपसे बात करूं कि वे बालक जो सरकार के द्वारा निर्धारित की गई आय से नीचे आते हैं, जीवन यापन करते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। आप मेरी बातों को समझे होंगे। इस प्यारे से प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, विकल्प यानी कि डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न, चलिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत किए जाएंगे। 130 दे रहा है यहाँ। अब मैं बात करूं 4 की बात कर रहा है। तो पहली बात, जो 2 बातों से मैं इस टॉपिक को समझाना चाहूंगा, प्रश्न क्या बन सकता है, ये बात अधिनियम की कौन सी धारा में की गई है। प्रश्न नंबर 1 अधिनियम की आपको जानना होगा, ये बात अधिनियम की कौन सी धारा करती है, धारा करती है कौन सी, 25। और धारा 25 आपके कौन से अध्याय के अंतर्गत आती है, अध्याय 4 के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है मेरे लाडलो, 4 के अंतर्गत आती है। लेकिन एक विद्यालय में अगर वो आपसे बात करे न्यूनतम कितने शिक्षक होने चाहिए, न्यूनतम शिक्षक, न्यूनतम एक विद्यालय में जो शिक्षक होंगे वो कितने होने चाहिए, 2। इनमें से एक महिला शिक्षिका का होना अनिवार्य है। महिला शिक्षिका का होना क्या है, का होना, महिला शिक्षिका का होना आवश्यक है। लेकिन वो बात करे कौन से स्तर पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बनेगी, प्राथमिक स्तर पर अनुपात की बात करें, प्राथमिक स्तर पर जो अनुपात रहेगा वो यानी कि आपके 30 बालकों पर कितने शिक्षक, 1। अगर वो बात करें आपके विद्यालय में यानी कि 31 से लेकर 60 पर कितने शिक्षक होंगे, 2। और 61 से लेकर के अगर वो चले 90 तक और कितने होंगे, 3। 91 से लेकर के 120 पर कितने होंगे, 4। तो ये तो 4 वाला तो है नहीं, संख्या 130 है तो ये तो है नहीं। अब वो बात कर रहा है 121 से लेकर के और आप कितने तक जा रहे हैं, यानी कि 150 तक। 121 और संख्या एग्जामिनर दे रहा है 130, तो कौन सा सही हो जाएगा, 5। कौन सा सही हो जाएगा, 5। अगर वो 60 देता तो कितने हो जाते, 2। अगर वो 90 देता, मैंने यही तो समझाने का प्रयास किया है, 90 देता तो कितने हो जाते, 3। लेकिन उसने 121 से 150 की बात की है तो कितने आपके हो जाएंगे, 5। और 151 से लेकर के 200 तक होने पर 5 + 1, एक प्रधान अध्यापक का पद क्या हो जाएगा, विद्यालय में सर्जित हो जाएगा। अब वो एग्जामिनर ये भी चीज पूछे प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस कितने होंगे,
तो आप मेरी बातों को ध्यान से समझना। प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस कितने होंगे? तो कार्य दिवस होंगे 200। आपसे पूछे घंटे कितने होंगे, आपका जवाब होगा घंटे होंगे कितने, तो आपका जवाब होगा 800। कौन से स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। अगर वो एग्जामिनर पूछे प्रति सप्ताह तैयारी का समय, यानी कि 45 घंटे होंगे प्रति सप्ताह, जिसमें किसका समय भी शामिल होगा? तैयारी का समय भी शामिल होगा। अब एग्जामिनर एक चीज इधर पूछे उच्च प्राथमिक स्तर की, कौन से स्तर की बात कर लू मेरे लाडलो? तो अपर प्राइमरी स्तर की, उच्च प्राथमिक स्तर की। उच्च प्राथमिक स्तर पर वो अनुपात पूछे 0 से 35 पर कितने शिक्षक होंगे? 1। 36 से लेकर के और 70 तक आपके कितने होंगे? 2। और 71 से लेकर के 100 तक कितने होंगे? 3। अगर आपके विद्यालय में 100 छात्र हो जाते हैं तो न्यूनतम कितने शिक्षक चाहेंगे? 100 पर कितने चाहेंगे? 3। और उन तीनों में से एक जो होगा वो होगा भाषा का शिक्षक। बातों को समझना। इस सत्र का मेरा उद्देश्य है कि अंतिम समय में हम किन किन चीजों को देखकर जाएं। दूसरा जो आपका होगा वो गणित और विज्ञान का शिक्षक होगा, जो गणित पढ़ाएगा वही विज्ञान पढ़ाएगा। और तीसरा जो शिक्षक होगा वो सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी और आपके ईवीएस यानी कि पर्यावरण का होगा। और यहाँ कार्य दिवस पूछे तो वारे लाडलो यहाँ उत्तर हो जाएगा कार्य दिवस कितने हो जाएंगे? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 220। और घंटे पूछे, यहाँ घंटे पूछे तो कितने हो जाएंगे? यहाँ हो जाएंगे 1000। तो बातें समझ में आई? बिल्कुल। प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? आपके 5। आपके कितने रहेगा? 5। अरे एग्जामिनर ने यहाँ L1 में पूछा हुआ पिछली बार प्रश्न है। अगर ऑप्शन में यहाँ 5 है और यहाँ 130 संख्या है, 120 तक देखिए 4 है, और उसके बाद 150 पर जाने पर 4 यानी कि कितने हो जाएंगे? 5। इसलिए उत्तर रहेगा 5। ये उच्च प्राथमिक उसने उलझाने के लिए यहाँ दिया था, इसलिए ये बात थी। वहां तो 100 पर 3 होंगे। जो भाषा का शिक्षक होगा वही गणित विज्ञान, आपके भाषा का शिक्षक होगा वही हिंदी अंग्रेजी और क्या पढ़ाएगा? संस्कृत। इसलिए यहाँ कम रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर आरटी एक्ट अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है 35:1, 40:1, 25:1 और 30:1। चलिएगा, बिल्कुल ये बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया। इस प्रश्न में आप बन रहे होंगे तो मैंने यही बात की है कि प्राथमिक स्तर पर वो बात करेगा तो कितने होंगे? 30। अब यहां ये यही तो प्रश्न पूछ लिया। चलिएगा क्या रहेगा? चलिएगा प्यारे साथियों, ये अगर हमसे पूछा है प्राथमिक स्तर, अगर वो उच्च प्राथमिक पूछे तो हमारा जवाब होगा 35:1। उच्च प्राथमिक पूछे तो। अब वो हमसे पूछे संख्या दे दोनों स्तरों पर 200 प्लस। कौन से स्तरों पर? दोनों ही, प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों पर अनुपात रहेगा 40। ये भी गलत। अगर वो हमसे पूछे विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र है, दुर्गम स्थान है, विशेष क्षेत्र में यानी कि पिछड़े या विशेष वर्ग में अनुपात रहेगा 25:1। अगर वो हमसे पूछे प्राथमिक स्तर पर, कौन से स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर क्या रहेगा? आपका जवाब होगा 30:1। अगर वो पूछे हमसे यही बात कि नवीनतम शिक्षा नीति में, नवीनतम शिक्षा नीति में जो शिक्षक छात्र अनुपात की बात की गई है, नवीनतम शिक्षा नीति में जो यानी कि 2020 में शिक्षक छात्र अनुपात की बात की गई है, वो अनुपात या रेशो कितना रखा गया है? वो रेशो रखा गया है कितना?
30 पर 1 अध्यापक होगा। इसलिए आंसर क्या रहेगा, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, 30 पर 1 बिल्कुल सही है कि 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर दे रखा है तो 30 पर 1, उच्च प्राथमिक देता तो 35 पर 1, विशेष क्षेत्र देता तो 25 पर 1, नवीनतम शिक्षा नीति देता तो 30 पर 1। चलिए आप समझ पाए होंगे, अगले प्रश्न पर चलिएगा। क्या आपसे बात कह रहा है, देखिएगा। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा की शिक्षा से है। कौन सी कक्षा की शिक्षा से? आपके प्रारंभिक का अर्थ है कक्षा 1 से 6, कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 10 और कक्षा 1 से 5। प्रारंभिक शिक्षा की बात वो आपसे बात कर रहा है 1 से 8 तक। कौन सी कक्षा में? 1 से 8 तक। क्योंकि जब इस हमारे अधिनियम 2009 को लागू किया गया वो 6 से 14 वर्ष के लिए लागू किया गया। अब यही कोई बात और सुनना, अगर मैं पूछता प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्तर का विद्यालय पूछता तो हो जाता 1 से 5। मैं पूछता उच्च प्राथमिक विद्यालय, कौन सा विद्यालय? उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो हो जाता यानी कि 1 से 8। और मैं पूछता माध्यमिक विद्यालय, कौन सा विद्यालय? माध्यमिक, तो आपका जवाब हो जाता 1 से 10। लेकिन मैंने पूछा है प्रारंभिक शिक्षा, और प्रारंभिक शिक्षा की बात अगर मैं यहां और प्रश्न आपको बताऊं, प्रारंभिक शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा एक जो है, शिक्षा यानी कि याद रख के जाना है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन वो फिर आपसे और बात करें, समवर्ती सूची में जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन में संशोधन होगा? 42वां 1976 के तहत शिक्षा को कौन सी विषय में बना दिया? समवर्ती सूची में बना दिया। और शिक्षा ही बालक का कैसा विकास करती है? सर्वांगीण विकास करती है। कैसा विकास करती है? सर्वांगीण विकास करती है। और शिक्षा से ही बालक का क्या विकसित होता है? तो व्यक्तित्व का विकास होता है। किसका विकास होता है? तो व्यक्तित्व का क्या होता है? विकास होता है। और एक चीज और समझ के जानी है, और बालक का सर्वांगीण जो विकास है वो कौन से मैदान करेंगे? खेल का मैदान करता है। खेल का क्या करता है? मैदान करता है। और कौन सी विधि यहाँ पर विकास करती है? तो वो आपका जवाब रहेगा खेल विधि बालक का कैसा विकास करती है? सर्वांगीण। और वो कौन सी क्रियाएं करती हैं? तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी बालक का कैसा विकास करती हैं? पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी बालक का सर्वांगीण विकास करती हैं। अब प्रश्न ये पूछे, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने पर बालक को पूर्णता का प्रमाण पत्र, प्रश्न पूछे पूर्णता का प्रमाण पत्र देने की बात आपकी बात की जाए तो अधिनियम की कौन सी धारा में की गई है? धारा 30 में की गई है। और पूर्णता का जो प्रमाण पत्र है वो कौन प्रदान करेगा? तो संस्था का प्रधान। कौन प्रदान करेगा? संस्था का प्रधान। लेकिन कितने माह की अवधि में? 1 माह की अवधि के अंदर बालक को प्रदान किया जाएगा। अगर आपसे बात की जाए प्रारंभिक शिक्षा तो 1 से 8 तक की शिक्षा। और प्रारंभिक शिक्षा शब्द अधिनियम की कौन सी धारा में उल्लेखित है? अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत आता है। और कौन से अध्याय में आता है? तो अध्याय 1 के अंतर्गत आता है। आप मेरी बातों को समझे होंगे। अगली बात पर हम चलते हैं। चलिए, इससे और क्या प्रश्न बन सकते थे वो हम सब ने देख लिए। अगला इस सीरीज का प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। चलिएगा, क्या कह रहा है? इस सत्र में आप अपने सभी साथियों को जोड़ दीजिएगा। मैं कह रहा हूं ये कक्षा आपके लिए पर्याप्त है।
इससे बाहर कुछ भी चीज नहीं आने वाली। इस कक्षा को बड़ा रोचक और प्रभावी रूप से मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आपके लिए बता दूं, एक महामैराथन टीचिंग मेथड की लेकर के मैं आ रहा हूं, यानी कि 1 या 2 दिन में, जिसके लिए आपको करना होगा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। तो चलिएगा प्यारे साथियों, जहां आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, तो देर किस बात की, चलिएगा अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने को सुनिश्चित करता है। कुछ आयु वर्ग दे रखे हैं और ये आयु वर्ग कौन से को ये शिक्षा देने की बात करता है? क्या 6 से 16 वर्ष, 6 से 22 वर्ष, 3 से 18 या 6 से 14 वर्ष? 6 से 14 वर्ष ये बात कह रहा है। किन से? 6 से कौन से तक? तो 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष तक बालकों को शिक्षा दी जाएगी। ये बात कौन सा आर्टिकल कहता है? तो ये बात कहता है अनुच्छेद, आर्टिकल या अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A को जोड़ने के लिए अब मुझे कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी और वो चीज ये, एक समिति है मजूमदार तपस, मजूमदार तपस समिति, मजूमदार तपस समिति के द्वारा इसे जोड़ने की बात की गई। लेकिन अगर वो आपसे पूछे एक संशोधन होगा, मैं यहां लिख दूं, और वो संशोधन होगा 86वां, और एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 86वां यानी कि संविधान संशोधन होगा मेरे लाडलो, 86वां संविधान संशोधन। और ये संशोधन होगा आपके 2 दिसंबर 2002 को। कब होगा? 2002 में होगा। और इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। एक अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A में बात की जा रही है 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को हम कैसी शिक्षा देंगे? निःशुल्क और अनिवार्य। और ये अधिनियम की कौन सी धारा बात करती है मेरे लाडलो? सारी चीजों को समझना। अधिनियम की धारा बात करती है 3। कौन सी धारा बात करती है? 3। लेकिन एक शब्द जोड़ा गया और वो जोड़ा गया अनुच्छेद। कौन सा जोड़ा गया? अनुच्छेद 45। अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया है? 45। और अनुच्छेद 45 बात क्या करता है? अब वो सुनिएगा कि सरकार की या राज्यों की जो सरकार होंगी, उस सरकार की बनेगी जिम्मेदारी। और सरकार की जिम्मेदारी क्या बनेगी? वो मेरी बातों को सुनना। सरकार की जिम्मेदारी बनेगी 0 से 6 वर्ष के बालक का क्या करेगी? लालन और पालन। क्या करेगी? लालन और पालन। और एक शब्द जोड़ा गया आर्टिकल। आपके अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया है? और वो जोड़ा गया है 51। और 51 कै 51 कैसे लेकर यहाँ तय तक जोड़ा गया है। और इसमें बात की गई है कि प्रत्येक अभिभावक की जिम्मेदारी होगी कि वह बालकों को कौन सी शिक्षा के लिए प्रारंभ करे? प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रेरित करे। लेकिन एग्जामिनर ये भी प्रश्न पूछेगा, और ये बात आपकी कौन सी धारा कहती है? तो धारा की मैं बात करूं तो धारा में बात की जाती है 10। और धारा 10 आती है कौन से अध्याय में? तो 3 में। लेकिन ये बात कौन से में की जा रही है? तो 11 में। कौन सी धारा में आपसे बात की जा रही है? तो धारा 11 में। लेकिन क्या और पूछ सकता है वो यहां से? अगर वो हमसे पूछे किसकी अनुसार, नवीनतम शिक्षा नीति के अनुसार एक बालक के प्रवेश की विद्यालय में जो आयु होगी, नवीनतम शिक्षा नीति के अनुसार होगी, और वो क्या होगी? 3 से 18 वर्ष। अगर वो हमसे पूछे कौन सी विधि में, यानी कि आपसे बेबी को बेस पसंद है, बुनियादी शिक्षा की बात करें, और बुनियादी शिक्षा में बात की जाए, तो बुनियादी शिक्षा में बालक के प्रवेश की आयु 7 से कितने वर्ष रखी गई है? 14 वर्ष। बुनियादी शिक्षा कब दी गई? 1937 में दी गई। किसके द्वारा दी गई? महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई। कहाँ स्थापित की गई? वर्धा, महाराष्ट्र में। कहाँ स्थापित की गई? वर्धा, महाराष्ट्र में। और इसमें बालक को कैसी शिक्षा दी जाती है? तो आपका जवाब रहेगा हस्तशिल्प की शिक्षा। कैसी शिक्षा? हस्तशिल्प की शिक्षा। अगर कोई बालक विकलांग है मेरे लाडलो, कैसा बालक है? विकलांग बालक है। एग्जामिनर स्पष्ट रूप से लिखेगा विकलांग बालक है तो 6 से कितने वर्ष?
18 वर्ष उसकी आयु रहेगी। 6 से कितने वर्ष रहेगी? 18 वर्ष रहेगी। अगर कोई बालक एलकेजी और यूकेजी में पढ़ रहा है तो उसकी जो आयु रहेगी वो 3 से कितनी रहेगी? 11 वर्ष रहेगी। अब एक शब्द वहां काम में लिया गया था बालक, वह बालक जिसकी 6 से कितने वर्ष आयु हो? 14 वर्ष हो। और इनके लिए योजना बनाने के लिए विद्यालयों में किसका गठन किया गया? एसएमसी का गठन किया गया, जिसका उल्लेख अधिनियम की कौन सी धारा में किया गया है? आपके 21 में किया गया है। आप मेरी बातों को समझे होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस सीरीज के क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और क्यों महत्वपूर्ण है ये सीरीज आपके लिए? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि पर्याप्त है ये चीज, चलिएगा, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और अपनी हार को जीत से दूरी रखना, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। तुम अपनी हार को जीत से दूरी रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और जीत का कोई विकल्प नहीं होता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या ये सीरीज का प्यारा प्रश्न कह रहा है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? अधिनियम 2009 की बात कर रहा है। विशेष कक्षा में बालक को प्रवेश लेना है तो इसकी बात आपसे किसके अनुसार पर बालक को प्रवेश दिया जाएगा? क्या माता पिता की शिक्षा के आधार पर, बच्चों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर, बच्चे की आयु के आधार पर और बच्चे की क्षमता के आधार पर? थोड़ी बातों को और समझाऊं। ये अधिनियम की एक धारा बात कर रही है, एक शब्द बात कर रहा है, जिसमें बालक को हम उसकी किसके अनुसार यानी कि प्रवेश देंगे तो आयु के अनुसार बालक को प्रवेश मिलेगा। किसके अनुसार मिलेगा? आयु के अनुसार प्रवेश मिलेगा। और इस शब्द को व्यक्त करने के लिए हमने एक शब्द काम में लिया है और वो शब्द है ड्रॉप आउट। कौन सा शब्द है? ड्रॉप आउट। यानी कि बीच सत्र में से ड्रॉप आउट का मतलब है किसी भी कारणवश बीच सत्र में से बालक का क्या छोड़ देना? विद्यालय छोड़ देना। बालक का विद्यालय छोड़ना किसके अंतर्गत आ जाता है? ड्रॉप आउट के अंतर्गत। और इसकी बात अधिनियम की कौन सी धारा करती है? अधिनियम की बात आपसे धारा करती है 4। कौन सी बात करती है? 4, जो कहती है बालक को उसकी आयु के अनुसार प्रवेश मिलेगा। याद रखना एक चीज जो मैं आपको और बता दूं, एक चीज, यदि कोई विद्यालय बालक की प्रवेश से इनकार करता है, आरटी एक्ट 2009 बात कहता है कि बालक के पास में यानी कि किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण ना होने पर भी बालक को क्या दिया जाएगा? प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए मुझे आपको 2 धाराएं समझानी पड़ेंगी और जिसमें एक चीज आपसे अधिनियम की धारा 13 एक बात कह रही है। अधिनियम की यह धारा 13 कि बालक की प्रवेश के दौरान एक प्रक्रिया होगी जिसे व्यक्त करेगा एक शब्द, और वो कौन सा होगा? अनुवीक्षण। कौन सा शब्द होगा? अनुवीक्षण। यह कह रहा है कि बालक की प्रवेश के दौरान परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा लेने पर विद्यालय पर कितने हजार का जुर्माना लगाया जाएगा? 25,000 रुपए का जुर्माना। और यानी कि किसी भी प्रकार का प्रवेश के दौरान शुल्क लेने पर लिए गए शुल्क का 10 गुना लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? लिए गए शुल्क का 10 गुना लिया जाएगा। लेकिन एक धारा और कौन सी है वो बात कह रही है 14, और 14 में बात किसकी की जा रही है वो आप सुनना। 14 में यह है कि बालक की प्रवेश के दौरान जो दस्तावेज नहीं है, दस्तावेज ना होने पर भी दस्तावेजों से मुक्ति प्रदान करती है। किसी भी प्रकार के दस्तावेज उपस्थित ना होने पर भी बालक का प्रवेश निरस्त नहीं किया जाएगा। ये बात आपसे कौन सी धारा कह रही है? और वो कह रही है कौन सी? आपकी 14। लेकिन धारा 15 कह रही है बालक को यानी कि प्रवेश की अंतिम तिथि, प्रवेश की क्या है? प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद भी क्या मिलेगा? प्रवेश। अंतिम तिथि के बाद भी बालक को क्या प्रदान किया जाएगा? प्रवेश। इसलिए ये चीजें समझे। बालक के माता पिता की परीक्षा नहीं लेंगे, परीक्षा ले रहे हैं तो 25,000 शुल्क ले रहे हैं तो 10 गुना, और दस्तावेज ना होने पे भी प्रवेश मिलेगा।
ये बात अधिनियम की कौन सी धाराओं में की गई है? धाराओं में की गई है 13, और आपकी बात करें तो 14 में दस्तावेजों से मुक्ति। आप समझ पाए होंगे, ड्रॉप आउट का मतलब है बीच सत्र में से बालक का विद्यालय छोड़ देना। अब चलिए आपको ले चलता हूं इस सीरीज के बेहतरीन सत्र की ओर, जहां आपको एक प्यारा सा थंबनेल, एक प्यारा सा एड नजर आ रहा होगा, जिसमें आप लोग भी करना चाह रहे हैं आपकी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, या मैं बात करूं आरएस या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और पॉलिटी या राज्य व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं, तो हमारे साथ हैं यानी कि सुभाष सर। जो आप ले सकते हैं हमारा टारगेट पे सेकंड ग्रेड के लिए भी, जो रहेगा क्लासरूम से लाइव। और जिन्हें लगता है शिक्षा मनोविज्ञान से डर, तो अब देर किस बात की है, मैं और आपका साथ होगा, और यहाँ टॉपिकों का बिल्कुल यानी कि क्या होगा, मजबूती प्रदान की जाएगी। यह हमारा एमसीक्यू बैच है जो हमने लॉन्च किया है। आप लोग इसके लिए हमारे यानी कि ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। आप कह रहे होंगे ऐप का नाम क्या है, तो आपके ऐप का नाम है कंपटीशन तैयारी। तो हाँ साथियों, देर किस बात की है, ये रहा आपका आगाज बैच जो रहेगा क्लासरूम से लाइव, जो थ्योरी का बैच रहेगा। बिल्कुल जी हाँ, आपको करना होगा इन्हें परचेज करने के लिए आज ही हमारा ऐप डाउनलोड, तो कंपटीशन तैयारी को डाउनलोड कीजिएगा और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइएगा। मैं ले चलता हूं इस सीरीज के और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, मजा आने वाला है इस सत्र में। चलिएगा, क्या कह रहा है इस सीरीज का ये प्यारा सा प्रश्न। यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 विद्यार्थी है, क्या है, कुल 85 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत किए जाएंगे? अध्यापकों के पद स्वीकृत किए जाएंगे, इसकी बात कह रहा है। क्या ये 4, 5, 2 और 3? बताइएगा, 85 है आपके विद्यालय में, बताओ। चलिएगा, क्या कह रहा है, 85 है। तो बात करते हैं 4 की, बात कह रहा है। तो मैंने पहले ही चार्ट आपके बना दिया है कि 0 से लेकर और विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, 60। तो हमारे विद्यालय में कितने अध्यापक होंगे, 2। 61 से लेकर के अब चलते हैं कितने तक, 90 तक, और कितने होंगे, 3। और यहाँ बात की जा रही है 85 की। किसकी बात की जा रही है, 85 की। लेकिन 91 से 120 की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 4। और 121 से 150 की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 5। यही हमें करना था। 60 पूछता 2, 90 पूछता 3, कौन सा हो जाएगा, 90 पर आपके उत्तर हो जाएगा 3। लेकिन वो आपसे बात करे कि अध्यापकों के पद की स्वीकृति अधिनियम की कौन सी धारा बात कह रही है, और अधिनियम की यह धारा बात कह रही है, धारा कौन सी कह रही है, अधिनियम की 26। और कुल पदों का स्वीकृत पद कितने होंगे, 10% से अधिक नहीं रखे जाएंगे। ये कौन सी धारा बात कह रही है, तो आपसे बात कह रही है कौन सी, 26। लेकिन एक और मैं चलते चलते बात बता दूं, विद्यालय जो है वो विद्यालय यानी कि बात करें तो विद्यालय होते हैं 4 प्रकार के। एक कौन से, तो आपका जवाब हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय। कौन से विद्यालय, तो प्राथमिक। एक कौन सा हो जाएगा, तो उच्च प्राथमिक। कौन सा हो जाएगा, तो उच्च प्राथमिक। एक कौन सा हो जाएगा, तो माध्यमिक। कौन सा हो जाएगा, तो माध्यमिक। और एक कौन सा हो जाएगा, तो आपके उच्च माध्यमिक। कौन सा हो जाएगा, उच्च माध्यमिक। यदि मैं बात करूं, एक यहां और वर्गीकरण में करता हूं, तो पहला हो जाएगा सरकारी, दूसरा हो जाएगा निजी, और तीसरा हो जाएगा कौन सा, विशेष। कौन सा हो जाएगा, विशेष। और चौथा हो जाएगा अनुदानित। कौन सा हो जाएगा, अनुदानित हो जाएगा।
और विद्यालय की स्थापना की बात यदि आपसे करें, स्थापना की बात अधिनियम की कौन सी धारा करती है? स्थापना की बात करती है 6। और प्राथमिक स्तर पर जो विद्यालय स्थापित किया जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो रहेगा 1 किलोमीटर के बीच में। अगर वो आपसे बात करें उच्च प्राथमिक स्तर पर, और उच्च प्राथमिक स्तर पर बात करें तो वो आपके रहेगा 2 किलोमीटर के बीच में। अगर वो आपसे बात करें विद्यालय स्थापित करने के लिए वित्तीय अनुपात की, वित्तीय अनुपात जो रहेगा वो आपको याद करके जाना है, 60 केंद्र का रहेगा और 40 किसका रहेगा? राज्य का। 40 किसका रहेगा? राज्य का। ये बातें आपको ध्यान से देख के जानी। उत्तर रहेगा बी। अगले प्रश्न पर आइएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पाठचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया आधारित लेइंग डाउन करते समय निम्नलिखित में से कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया गया है? कौन से विचार को यहाँ सम्मिलित नहीं किया गया है? अब ये बात करूं तो ये बात आपसे कौन सा अध्याय कह रहा है? ये बात अध्याय आपके कौन सा में की जा रही है? अध्याय 5 में। अध्याय 5 का जो नाम है वो पाठ्यक्रम निर्माता है और उनके अधिकार हैं। पाठ्यक्रम निर्माताओं में कौन सी ये धारा कह रही है? अधिनियम की धारा कह रही है 29। और धारा 29 में एक बात की गई है, सतत एवं, यानी कि याद रखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात की गई है। सतत और कौन से मूल्यांकन की बात की गई है? व्यापक मूल्यांकन की बात की गई है। यह कह रहा है कि जो बालकों के लिए हम पाठ्यक्रम बनाएंगे वो बालकों को कैसा विकास करने वाला हो? सर्वांगीण विकास करने वाला हो। कैसा विकास करने वाला हो? सर्वांगीण विकास करने वाला हो। उनमें रचनात्मक प्रवृत्तियों को विकसित करने वाला हो। रचनात्मक प्रवृत्तियों को विकसित करने वाला हो। बालकों में खोजी प्रवृत्ति को विकसित करने वाला हो। खोजी प्रवृत्ति को विकसित करने वाला हो। और वो कैसा होना चाहिए? तो याद रखना, बाल केंद्रित और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। बाल केंद्रित और मनोवैज्ञानिक। अब यहां से इस प्रश्न को समझते हैं। संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए, सही बात है। बाल केंद्रित तरीके का अधिगम होना चाहिए, सही बात है। यानी कि मानसिक अभिघात और चिंता से मुक्ति प्रदान करने वाला होना चाहिए, सही बात है। जहां तक साध्य, साध्य कहते हैं लक्ष्य व्यवहारिक का माध्यम हो, वो हिंदी होना चाहिए। ना बाबा ना, फंसा दिया ना। हिंदी ना हो करके बालक की क्या होगी? मातृभाषा। क्या होगी? मातृभाषा होगी। जब मैंने आपको ऑफलाइन रूप में ये चीजें पढ़ाई तो मातृभाषा होगी। इसकी बात आपसे कौन सी विधि कहती है? इसकी बात कहती है बुनियादी शिक्षा। और बुनियादी शिक्षा को देने वाले कौन है? महात्मा गांधी। और यही बात आपसे कौन सा आयोग कहता है? तो कोठारी आयोग। कौन सा आयोग कहता है? कोठारी आयोग 64 और 66 में। और यही आपसे कौन सी नीति बात करती है? तो नीति बात करती है आपसे नवीनतम शिक्षा नीति 2020। तो चलिए मेरे लाडलो, आप समझे, मातृभाषा होगी, इसलिए ये उत्तर क्या हो जाएगा? सही। ये मैंने पूरी चीजें जो यहां से बनने वाली थी वो आपको बता दी। अगले प्रश्न पर अब मैं आपको ले चलता हूं। क्या इस सीरीज का प्यारा प्रश्न कहता है? देखिएगा क्या कह रहा है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षक, संरक्षक कहते हैं जिसकी देख रेख में बालक रहे, देख रेख में बालक रहता है, उसे कहता हूं संरक्षक, का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कितने होंगे ये चीज कह रहा है। समिति सदस्यों का कम से कम 3/4। कितने चौथाई? 3/4 सदस्यों का। कितने? 3/4। समिति सदस्यों का कम से कम 2/3। समिति सदस्यों के कम से कम आधे। और समिति के सदस्यों के कम से कम 1/3। इसको समझने के लिए, प्रश्न को करने के लिए अब मैं थोड़ा सा आपको यहां समझाऊं। मुझे आपको समझानी पड़ेगी एसएमसी। थोड़ी सी देर यहां सुनना। एसएमसी का जो गठन है
वो गठन आपके 2009 कि कौन सी धारा में किया गया है? 21 में। अध्याय पूछे तो कौन सा है? अध्याय आपके 21 आते ही 4। कौन सा अध्याय? 4। 21 में यह बात की गई है और धारा 22 में विद्यालय के विकास की ये क्या बनाएगी? विद्यालय विकास की क्या बनाएगी? योजना। क्या बनाएगी? योजना। और इन योजनाओं की जो समय अवधि होगी वो 3 वर्ष होगी। समय अवधि कितनी होगी? समय अवधि होगी 3 वर्ष। कितनी होगी? 3 वर्ष होगी और उसमें 3 उपयोजनाएं शामिल होंगी। लेकिन एसएमसी का अध्यक्ष यदि वो आपसे एग्जामिनर पूछे, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कौन होगा? वह अभिभावक जिसके बालक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो सबकी सहमति से होगा। लेकिन यहां आपसे पूछे कि इसका पदेन सदस्य सचिव, पदेन सदस्य सचिव कौन होता है? पदेन सदस्य सचिव, और वो कौन होगा? तो वो होगा संस्था का प्रधान। कौन होगा? संस्था का प्रधान। कौन होगा? संस्था का प्रधान। अब यहाँ जो आपके बात की जा रही है कितने सदस्य होंगे, तो याद रखना इसके जो गठन किया गया, इसके गठन की बात करूं तो इसके भाग जो होते हैं वो भाग होते हैं 2, और 2 भागों में एक तो है साधारण सभा और दूसरी कौन सी है? कार्यकारिणी। एक तो साधारण, दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है कार्यकारिणी। और कार्यकारिणी की बात करें, इसमें सदस्य है 16, ये पूछेगा। लेकिन अगर वो पूछे कि एसएमसी की बैठक में जो अभिभावक होंगे, अभिभावक जो पूछा जाए, अभिभावक कितने होते हैं? आपका जवाब होगा अभिभावक होते हैं 75%। कितने होते हैं? 75%। लेकिन भाग में पूछे 3/4। अगर वो महिला सदस्यों की बात करे मेरे राजाओं, क्या पूछे? महिला सदस्य, तो 50%। और यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, बैठक किस दिन होगी? बैठक किस दिन होगी? तो बैठक होगी अमावस्या के दिन। अब बैठक के लिए कितने गण पूर्ति की आवश्यकता होगी? तो गण पूर्ति के लिए आपका जवाब रहेगा कुल उपस्थित सदस्यों का 1/3। लेकिन यहां से बात की जाए साधारण सभा की बैठकें कितनी होंगी? 4। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा, बाल सभाएं कितनी आयोजित की जाएंगी? 1 माह में। 1 माह में जो बाल सभाएं वो कम से कम 1 आयोजित की जाएगी। और बैठक साधारण सभा की 4 होंगी, 26 जनवरी को आयोजित की जाएगी। अब बातों को सुनना, 15 अगस्त को आयोजित की जाएगी और 1 आपके 2 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी और 1 मई को आयोजित की जाएगी। लेकिन एग्जामिनर फिर प्रश्न पूछेगा महिला सदस्य कितने हैं? 50%। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी। एसएमसी कौन से विद्यालय